नाउ our next section is section D. Now our next section is section D. प्रीवियस क्लास में हमने सेक्शन सी कंप्लीट किया था। सेक्शन सी में देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये अगेन न्यूमेरिकल है आपका, और ये आपका ग्रेविटेशन चैप्टर से आपका। एट सम मूवमेंट टू जायंट प्लैनेट्स जुपिटर एंड सैटर्न ऑफ द सोलर सिस्टम आर इन द सेम लाइन एज सीन फ्रॉम द अर्थ। ओके, फाइंड द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहीं से हमें पता लग गया कि ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से है ये न्यूमेरिकल। ड्यू टू देम ऑन अ पर्सन ऑफ मास 50 kg ऑन द अर्थ। तो देखो आपको दोनों प्लैनेट्स के साथ है, क्या है, जुपिटर। जुपिटर और पर्सन जिसका मास कितना 50 kg, इन दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, एक तो ये फाइंड करना है, ठीक है। और दूसरा प्लैनेट कौन है, सैटर्न। सैटर्न और इस पर्सन के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये आपको फाइंड करना है। इतना समझना क्या। फिर आपको क्या कहा गया, टोटल। जैसे मान लो ये फोर्स हो गया F1 और ये फोर्स हो गया F2, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। ये कहानी क्लियर, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया आगे, बस यही क्वेश्चन है आपका आई थिंक। और आपको देखो सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। मास ऑफ जुपिटर गिवन है, तो जैसे आप इन दोनों के बीच में जब आप डिस्टेंस फाइंड करोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करोगे, तो एफ इज इक्वल टू आपको पता है ना, जी m1 m2/r² या d² होता है। तो m1 अगर मैं कहता हूँ कि ये m1 है, तो ये क्या हो जाएगा m2, ठीक है। फिर डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम अर्थ, तो ये आपका इस केस में क्या हो जाएगा d। अब यही चीज जब सैटर्न के साथ आप लोगे, तो ये तो आपका m1 ही रखो, ये आपका क्या हो जाएगा m2। और सैटर्न का अर्थ से जो डिस्टेंस है ये इस केस में क्या हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन क्लियर हो गया, करें शुरू। हाँ जी, अच्छा ये अलग अलग है, ठीक है, हो गया क्लियर। तो देखो किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन 50 kg, अगर मैं ये निकालता हूँ तो ये तो हो गया F इक्वल टू mg। 50 इक्वल टू जी की वैल्यू अगर नहीं गिवन हो तो 9.80 लोगे, ये हो गया 490 न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या हो गया हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे लिखो ना टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर सिर्फ मैन मैन की बात करूं उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तो mg होगा ना, ठीक है। तो वही आप यहाँ पे फाइंड कर रहे हो। दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन ऑफ वेट 50 kg, वो कितना हो गया m इंटू जी ऑफ मास 50 kg, ठीक है। तो ये हो गया 50 इंटू 9.8, तो ये आ गया 490 न्यूटन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हमें फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पर्सन विद 50 kg मास ड्यू टू जुपिटर, यानी कि उस प्लैनेट और उस पर्सन के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो ये फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से हमने पढ़ा भी था, बहुत इसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे हमने। क्या हमने फॉर्मूला क्या था हमारा, F इज इक्वल टू जी m1 m2/r² या d²। मीन जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो फोर्स एट बाय प्लैनेट जुपिटर ऑन दिस मैन, वो क्या होगा, जी इंटू मास ऑफ दिस प्लैनेट इंटू मास ऑफ दैट पर्सन अपॉन डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम द अर्थ, यही होगा। और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जी की वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, राइट। और मास ऑफ जुपिटर आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 10⁻27। मास ऑफ जुपिटर जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो मास ऑफ जुपिटर इज 2 इंटू 10⁻27 kg। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और मास ऑफ पर्सन कितना है 50, तो ये आपने ले लिया 50। यहां तक क्लियर हो गया सारा। फिर आता है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम द अर्थ, ये भी क्वेश्चन में गिवन है आपको। कितना है 6.3 इंटू 10⁻11। तो डी स्क्वायर होता है, डी स्क्वायर। तो आपने कितना लिखा 6.3 इंटू 10⁻11 होता है, स्क्वायर करोगे तो देखो ये हो गया 6.3 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर। तो जब मैं स्क्वायर को इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 6.3 इंटू 10⁻11 इसका स्क्वायर। तो इंटू में क्या आ जाएगा 6.3 इंटू 10⁻11। पहले बताओ ये क्लियर होगी, ये सारी वैल्यू समझ में आ रही है आपको, ठीक है।
अब इसको जब आप सॉल्व करोगे बट यू विल हैव टू, मैंने आपको जब ये सॉल्व करना बताया था तो इसके लिए मैंने आपको ये कहा था इसका प्रोसीजर क्या होता है कि जो पावर है उसको अलग से सॉल्व कर। पावर से मेरा क्या मतलब है, ये जो आपकी वैल्यूज है लाइक दिस वन, ये 10⁻⁻11 10⁻27, ये समझ में आ रहा है, 10⁻11 10⁻11 इसको अलग से सॉल्व करना है, इसको अलग से सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर आपने लिखा देखो 6.67 डेसिमल रिमूव करूंगा, अगर देखो 6.67 है ना, अगर डेसिमल रिमूव करूंगा तो नीचे क्या आएगा 10⁻2 आएगा, ये बात समझ में आ रही है। और यहां से अगर आप डेसिमल रिमूव करोगे तो न्यूमरेटर में क्या होगा 10⁻2 होगा या नहीं होगा, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये देखो 2 × 50 ये कितना हो जाएगा 100, तो इस 100 को भी मैं ले सकता हूँ इस तरह से, ये बात सारी समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, फिर से देखो ये हो गया 10⁻11 हो गया, ठीक है, ये हो गया 10⁻27 हो गया, 2 × 50 कितना हो गया 100, इसको आप लिख सकते हो 10⁻2। ये डेसिमल रिमूव करोगे तो डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 10⁻2, 1 और 2 ये डेसिमल रिमूव करोगे तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 10⁻2। पहले इतनी बात क्लियर। आगे देखो 10⁻11 इंटू 10⁻11 इसको भी लिखो, ये सारी वैल्यू क्लियर हो गई। अब देखो जो मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम होता है तो क्या होता है प्लस, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो पहले तो देखो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ये समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा देखो 10⁻11 प्लस में क्या हो जाएगा 27, प्लस में क्या हो जाएगा 2, माइनस में क्या हो जाएगा 11 और माइनस में क्या हो जाएगा 11। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो 27 + 2 कितना हो जाएगा 29 और -11 -11 ओवरऑल ये कितना हो गया 10⁻⁻4। तो सारा जो हमारा 10⁻⁻ था वो हमने सॉल्व कर दिया, और 10⁻⁻ के अलावा हमारे पास क्या आता है 667/63 × 63, यस और नो। ठीक है, तो क्या ये वैल्यू समझ में आ रही है अब आपको, क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो जब आप 63 को 63 से मल्टीप्लाई करोगे वी विल हैव 3969, ये क्लियर हो गया। 63 × 63 कितना हो जाएगा 3969। ठीक है, इसके बाद जब हम 667 को 3969 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो 0 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, फिर 3969 वन जा 3969, ये क्लियर। इसको माइनस करोगे वी विल हैव 2701, यहाँ से आपने 0 कैरी किया, 3969 × 6 इट विल बी 323814, इसको माइनस करोगे इट विल बी 3196, फिर यहाँ पर हमने 0 कैरी किया, 3969 × 8 इट विल बी 31752, और जब आप माइनस कर दोगे इट विल बी 20, तो डेसिमल के बाद आपके पास 3 डिजिट आ गया, तो ये हो गया 0.168 × 10⁻⁻4। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इस डेसिमल को मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो 1 प्लेस शिफ्ट हुआ है। जितना आप राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, जितनी डिजिट हम शिफ्ट करते हैं उतना 10⁻⁻ में जाता है, तो -4 तो ऑलरेडी था, 1 डिजिट आपने शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा -1, तो आपका फाइनल आंसर हो गया 1.68 × 10⁻⁻5, ये क्लियर हो गया। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, फिर हमें क्या फाइंड करना था, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन 50 kg मास पर्सन ड्यू टू प्लैनेट सैटर्न। अब क्या हो जाएगा g × मास ऑफ सैटर्न × मास ऑफ द पर्सन अपॉन डिस्टेंस ऑफ सैटर्न फ्रॉम द अर्थ स्क्वायर, यही क्लियर, यही होगा आपका। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो अगेन कैपिटल G की वैल्यू क्या होगी 6.67 × 10⁻⁻11, मास ऑफ सैटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 × 10⁻26, यू कैन सी दैट मास ऑफ सैटर्न कितना है 6 × 10⁻26, ये क्लियर हो गया। ठीक है, एंड मास ऑफ ए पर्सन इज 50 kg, डिस्टेंस ऑफ सैटर्न फ्रॉम द अर्थ ये भी आपको गिवन है, डिस्टेंस ऑफ सैटर्न फ्रॉम द अर्थ कितना गिवन है क्वेश्चन में 1.28 × 10⁻12 मीटर, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1.28 × 10⁻12, अब स्क्वायर होगा ना,
तो सेम वैल्यू 1.28 इंटू 10⁻12। यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम फिर वही क्या करना है आपको, 10⁻। तो देखो कैन आई से दैट, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल रिमूव करूंगा तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10⁻², न्यूमरेटर में क्या होगा 10⁻⁻11 इंटू 10⁻26 इंटू 10⁻4, यस और नो। इन डिनोमिनेटर 10⁻12 इंटू 10⁻12, ये क्लियर हो गया। अब देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2, और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2, 2 और 2 4, तो न्यूमरेटर में क्या होगा 10⁻4। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक या दोबारा बताओ? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो जो आपकी वैल्यूएशन थी वो ये थी, मैं यहाँ करके भी दिखा देता हूँ आपको। देखो 10⁻⁻11, ये क्लियर, ठीक है। 10⁻26, ये क्लियर। इसके बाद डेसिमल रिमूव करो 2 और डेसिमल रिमूव करो 2, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 10⁻4, ये क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो कितने नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 10⁻2, ये भी क्लियर। इनटू हो जाएगा 10⁻12, इनटू हो जाएगा 10⁻12। कोई डाउट है तो बताओ। होगी सारी पावर। अब देखो क्या आएगा, ये हो गया आपका 26 और +4 -11 -2 और 12 -24, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो पहले प्लस वाली वैल्यू देखो 26 + 4, यही आ रहा है 30 आ रहा है। माइनस वाली देखो 24 और 2 कितना 26, 26 और 11 37, तो ये हो गया आपका -37। तो बेसिकली कितना आ रहा है 10⁻⁻6 आ रहा है, नहीं आ रहा है? बिल्कुल आप कर सकते हो, पर सीधी सी बात है बेस सेम बना लिया आपने, फिर जो मल्टीप्लाई में सारी पावर थी उनको आपने प्लस कर दिया, प्लस माइनस माइनस। तो आप डायरेक्टली जैसे भी मर्जी करना चाहो, लेकिन अगर डायरेक्टली भी करोगे तो 12 + 12 24 + 2 26, तो ये डायरेक्टली ऐसे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो -11 + 4 कितना हो जाएगा आपका, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो यहाँ भी -7 आ रहा है आपका, 37 था ना, हाँ -7, तो यही आ रहा है आंसर। पर मैं भी सिर्फ बता रहा हूँ कि करने का तरीका क्या है। सबसे पहले किसको सॉल्व करना है 10⁻4 को, ये क्लियर हो गया, ठीक है। पावर आपकी सॉल्व हो गई, ठीक है। ये आ गया आपका 10⁻, जो भी आ रहा है आपका। अब इधर देखो, अब हमारे पास एक वैल्यू और थी, यहाँ देखो, यहाँ था 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2, तो 3 × 2 का मतलब क्या हो गया 2 × 50 कितना हो जाएगा 100, तो ये आपका 100 हो गया। अब आपका आया था 10⁻⁻7 इंटू में 100, तो 10⁻2 होगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेस आपका सेम है, तो -7 + 2 करोगे तो -5 ही आएगा ना, -7 + 2 कितना करोगे तो -5 ही आएगा। तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद अब फाइनल जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ रही है 667 × 3/128 × 128। बताओ भाई, क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो देखो अब ये सिंपल हो गया ना आपका, जितना बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा था। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 128 × 128, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखो 128 × 128 इट विल बी इक्वल टू 16384। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखो 667 × 3, 667 × 3, ये किसके इक्वल 2001, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मैं 2001 से डिवाइड करता हूँ 16384, इट विल बी 0.122। ये चीज समझ में आ रही है? 0.122 लिखा आपने इंटू 10⁻⁻। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए मैंने 1 डिजिट शिफ्ट किया, तो अगर लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करोगे तो क्या होगा -1, तो ये हो गया इंटू 10⁻⁻1। बेस सेम है, तो -5 -1 कितना होगा -6। तो क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये भी आ गया, तो दोनों का आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब आपको कहा गया था टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए कहा गया था, टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू जुपिटर एंड सैटर्न निकालने के लिए कहा गया। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू जुपिटर कितना आया था हमारा 1.68 × 10⁻⁻5,
और टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सैटर्न कितना आया था 1.22 इंटू 10⁻⁻�6। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं -6 को ऐसे लिख सकता हूँ -5 इंटू -1? अब इससे क्या होगा बेनिफिट कि आप 10⁻⁻5 को कॉमन ले सकते हो। क्लियर? वी आर लेफ्ट विद 1.68 प्लस 1.22 10⁻⁻1। अब देखो 1.22 10⁻⁻1 को अपॉन में 10 कर सकता हूँ। डेसिमल रिमूव करूंगा तो बाद में कितनी डिजिट है? दो जीरो और लगा तो 1 2 3 डिजिट से पहले आपका क्या आ जाएगा? डेसिमल। तो ये हो गया 2 2 1 और आगे डेसिमल और ये 0, तो 0.122 आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, दोनों को ऐड कर दो। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे 1.68 और 0.122 तो ये आएगा 1.802, जिसको आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हो 1.8 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन अप्रोक्स। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, कुड द फोर्स ड्यू टू द प्लैनेट बी इंपॉर्टेंट? अब आप ये देखो, जब हमने वो फोर्स निकाला था जो ग्रेविटेशनल फोर्स था बिकॉज ऑफ अर्थ उस पर्सन को कितने ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी? 400 समथिंग आया था। अर्थ उस पर्सन को किस ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? देखो 490 न्यूटन से। इसके कंपैरेटिवली क्या ये दोनों प्लैनेट मिलके भी जो फोर्स लगा रहे हैं वो कहीं स्टैंड कर रहे हैं? वो भी 10⁻⁻- में जा रहे हैं। समझ आ रहा है? तो क्या उसकी कोई इंपॉर्टेंस है? नहीं है। तभी तो वो होल्ड कर रहा है ना अर्थ पर। ये प्लैनेट मिलके भी उसको अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पा रहे हैं? क्योंकि अर्थ जिस फोर्स से उस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है वो इससे बहुत ज्यादा है। ये देखो, कंबाइंड फोर्स ड्यू टू प्लैनेट जुपिटर एंड सैटर्न इज नेग्लिजिबल। ये तो नेग्लिजिबल है इस फोर्स के आगे, टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चले आगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बैग ऑफ शुगर वेट W एट अ सर्टेन प्लेस ऑन द इक्वेटर। एक बैग है जिसका वेट W है, तो ये वेट कहां पर है? इक्वेटर पर। इफ दिस बैग इज टेकन टू अंटार्कटिका, अब इस बैग को आप अंटार्कटिका में लेके जाओगे, विल इट वेट द सेम और मोर और लेस? ये आपसे पूछा गया, उसके लिए आपको रीजन बताना है। इसके लिए आपको क्या बताना है? रीजन। तो देखो, सबसे पहले जो कंसेप्ट है उस पर फोकस करो, वो है क्या? जो ग्रेविटी एट द इक्वेटर होती है वो लेस होती है देन एट पोल्स, यानी कि अंटार्कटिका। तो अगर ग्रेविटी लेस तो वेट भी लेस होगा। इसका मतलब जितना वेट वो इक्वेटर में शो करेगा बैग, उससे ज्यादा वेट उसका कहां पर होगा? अंटार्कटिका में, पोल्स पे। Thus weight at the equator is less than the weight at the pole. A bag of sugar weighs W at a certain place on the equator. If this bag is taken to Antarctica, then it will weigh more due to the greater value of G. क्लियर है? ठीक है, चले आगे। फिर आपका एक क्वेश्चन है, a cube of side 5 centimeter is immersed in water and then in saturated salt solution. पहले मुझे बता, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी या सॉल्ट सॉल्यूशन की? सॉल्ट सॉल्यूशन की डेंसिटी ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। इन विच केस विल इट एक्सपीरियंस द ग्रेटर ब्यूएंट फोर्स? जहां डेंसिटी ज्यादा वहां ब्यूएंट फोर्स ज्यादा। तो कहां पर ज्यादा? सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ रही है? व्हाई? बिकॉज डेंसिटी इन सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन डेंसिटी इन वाटर। इफ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज रेड्यूस्ड टू 4 सेंटीमीटर। अब आपने साइड को क्या करते? रेड्यूस। साइड रेड्यूस कर दोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्यूएंट फोर्स भी क्या हो जाएगा? कम होगा। क्योंकि भैया आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ ना? तो ब्यूएंट फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे वॉल्यूम। तो reduced to 4 centimeter and immersed in water, what will be the effect on the buoyant force experienced by the cube as compared to the first case of 5 centimeter? तो देखो आपको आंसर किस तरह से देना है। जहां डाउट होगा वहां स्पेसिफाई कर देना। The cube will experience a greater buoyant force in saturated salt solution. ये तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है। Why? Then in water, because density of saturated salt solution is more than the density of water. बताओ भाई, क्लियर है? ठीक है। If each side of the cube is reduced to 4 centimeter, it will result in reduction in volume of the cube. ये क्लियर हो गया? अगर साइड कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। Hence the buoyant force experienced by it will reduce. तो buoyant force भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपका,
A ball weight 4 kg of density 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब is completely immersed in water. उसको आपने completely क्या कर दिया, वाटर में इमर्स कर दिया. Of density 10 raised to power 3 kg पर मीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी है. 10 raised to power 3 का मतलब कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब. दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर. और जो बॉल है उसका वेट आपको गिवन है, यानी कि मास गिवन है आपको, आप ऐसे समझो, और डेंसिटी गिवन है. ठीक है, तो आपको पता डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो मैं इस बॉल का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, मास अपॉन डेंसिटी निकाल सकता हूँ ना इस बॉल का वॉल्यूम. अब आपको फाइंड द फोर्स ऑफ बी एंड सी. अब भैया ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बताई है, आप पहले फॉर्मूला समझो होता क्या. देखो, जो आपका बी एंड फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर. कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, अभी हमने कहा ना वहां वॉल्यूम कम हो गया तो कम वाटर कम डिस्प्लेस होगा. वाटर कम डिस्प्लेस होने की वजह से हमने कहा कि बी एंड फोर्स भी कम हो गया. अब यहाँ देखो, बी एंड फोर्स का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर. वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ बॉल. यस और नो, इतना उसका वॉल्यूम होगा तो नहीं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस करेगी, इनटू जी इनटू ग्रेविटी. पहले बताओ, क्लियर है. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर हो गया वॉल्यूम ऑफ बॉल. वो कैसे निकलेगा आपका, वेट अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉल, जो क्वेश्चन में गिवन है. वेट ऑफ बॉल कितना है आपका 4 kg, डेंसिटी ऑफ बॉल कितना 4000 किलोमीटर पर मीटर. डेंसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन है 1000, और ग्रेविटी की जो वैल्यू वो आपने कितनी ले ली 10. क्वेश्चन में गिवन है तभी 10 नहीं है, ऐसे नहीं लेंगे आप. ये देखो क्वेश्चन में ग्रेविटी की वैल्यू नहीं गिवन होती तो कितनी लेते हैं, 9.8. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बी एंड फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो बेसिकली ये किसके इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ बॉल के, और इनटू जी. ये इसका फॉर्मूला होता है बी एंड फोर्स. तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है आपकी 1000. वॉल्यूम ऑफ बॉल कैसे निकालोगे, ये जो आपको वेट गिवन है, वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉल अपॉन डेंसिटी. तो वेट कितना है इसका 4, डेंसिटी कितनी है 4000, ग्रेविटी कितनी है 10. यहां तक क्लियर हो गया सारा. ठीक है, तो ये सारी वैल्यूएशंस है, क्लियर है था. ठीक है, तो बस ये वैल्यू पुट कर दो, ये आपका कैंसिल हो जाएगा. 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपका 10 न्यूटन. ये आपका आंसर हो गया. बोलो भाई, क्लियर है, कोई डाउट. ठीक है, फिर आपको देखो एक ये स्ट्रक्चर गिवन है. यूजिंग द अबव डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको ये पूछा जा रहा है, इन विच सेल ऑर्गेनेल सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, माइटोकॉन्ड्रिया. इन विच सेल ऑर्गेनेल, ठीक है. फिर कहा जा रहा है why the nucleus is called the brain of the cell, because it control all the activities. While lysosomes are called suicidal bags, digestive enzymes होते हैं, अपने सेल को खा जाते हैं. ठीक है, जब बस्ट करता है सेल. Which is the fluid content that contains specialized cell organ inside the plasma membrane, cytoplasm. What is the composition of cell membrane? Previous section में पढ़ा था, lipids and protein. Lipids and protein. Clear हो गया यहाँ तक. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया. सेकंड पार्ट में क्या हो गया, ब्रेन ऑफ द सेल. क्यों कहता है, बिकॉज इट कंट्रोल द वेरियस एक्टिविटी ऑफ द सेल. लाइसोसोम्स क्या करते हैं, बस्टिंग कैन किल द सेल पोजेसिंग देम, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स. और साइटोप्लाज्म ऑफ फ्लूइड होता है. सेल मेम्ब्रेन किस किस से मिलके बनी होती है, आपकी लिपिड्स और प्रोटीन. इज इट क्लियर. ठीक है,